Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. In today's video, we are going to discuss IGNOU MEG4 aspects of language, block 6 and unit 4. This is the last unit of this block. ये block पूरा बहुत ही interesting रहा है अभी तक और जो last unit है वो भी उतनी interesting होगी. And the name of the unit is language standardization. तो आज जो हम पढ़ेंगे इस unit में वो क्या क्या है, वो है language standardization होता क्या है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और फाइनली हम देखेंगे कि उसके क्रिटिक में कुछ उन्होंने चीज़ें कही हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस वुड बी अ क्विक वीडियो एंड उस क्विक वीडियो के पहले मैं आपको एक दूसरा वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये जो वीडियो है ये एक्चुअली दुआ लिपा करके जो सिंगर है, वेरी फेमस सिंगर शी इज, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हर, आपने उसके कुछ गाने भी सुने होंगे। उनका ये गाना है विच इज़ नो लाइज। उस गाने में जो शॉन पॉल है उन्होंने भी बीच में रैपिंग वगैरह की है। ये गाना जब उनका पार्ट जब चलता है स्पेशली, उसमें जो कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत सारे ऐसे फनी कमेंट्स देखे थे एंड आई फेल्ट लाइक दिस इज रिलेटेबल टू दिस व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। उन्होंने क्या है, उन्होंने इंग्लिश में ही जो है वो सारा रैपिंग किया है, बट देयर आर सो मेनी कमेंट्स, द कमेंट्स आर फनी, सो यू कैन सी ऑल दीज कमेंट्स एंड इफ यू हैवंट हर्ड द सॉन्ग येट, यू कैन आल्सो चेक आउट द सॉन्ग लेटर एज अ ब्रेक आफ्टर दिस वीडियो and you can also see the comments and they're funny. So let's see that video and then let's start with what we are studying today. So now that you have watched that video, you have seen those comments and you have also heard how he's singing and rapping. So actually he's speaking English. And if you did not understand him, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, because a lot of native speakers of English language could also not understand him. तो ऐसा क्या है उसकी इंग्लिश में जो हमें समझ ही नहीं आ रही, जबकि हम इंग्लिश को लेके ऑलमोस्ट कंपाउंड बायलिंगुअल हो ही चुके हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा कि ये कौन सी इंग्लिश बोल रहा है। इससे लोगों को बचाने के लिए या फिर हर लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, क्योंकि ये इंसान अगर बाहर जाके बोले कि यार मेरी इंग्लिश तो एकदम सही है, तुम लोग अपनी अपनी इंग्लिश सुधार लो, तो हम लोगों का क्या होगा, क्योंकि इतनी इंग्लिश इतने सालों में सीखी है, उसका हम करेंगे क्या। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्होंने क्या किया है, लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करने की प्रोसेस शुरू की है। लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि एक लैंग्वेज के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे हिंदी बहुत सारे तरीकों की होती है, मुंबई की हिंदी अलग है, एमपी की हिंदी अलग है, छत्तीसगढ़ की अलग है, राजस्थान की अलग है, यूपी बिहार की बहुत ही अलग हिंदी आपको मिल जाएगी। एंड अगर आप और नॉर्थ एरिया में जाएंगे तो वहाँ अलग है, साउथ में जाएंगे तो अलग है। सेम इज द केस विद इंग्लिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड की इंग्लिश अलग है, कनेडियन इंग्लिश अलग है एंड शॉन पॉल की इंग्लिश बहुत अलग है। तो अब इन सारे इंग्लिश को उन्होंने क्या किया, मिला के स्टैंडर्डाइज कर दिया। उन्होंने एक फॉर्म सिलेक्ट किया कि यार ये फॉर्म हमें सही लगता है, तो उन्होंने क्या किया कि इसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में एक कुछ रूल्स उन्होंने बनाए कि ये बात सही है, ये बात सही नहीं है। आपने ऐसे भी सेंटेंसेस सुने होंगे कि देयर इज एंड नो वे दैट आई एम गोना डू दिस। मेरी एक्सेंट उतनी सही नहीं है बट आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे। अब आप लॉजिकली सोचो तो देयर इज एंड नो वे, तो एक्चुअली दो नेगेटिव मिला के पॉजिटिव हो जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा कि यस देयर इज अ वे, बट दैट्स नॉट व्हाट शी मीन्स व्हेन दिस लेडी इज सेइंग दैट। ये सब क्या है, ये हमारे नॉन फॉर्मल इंग्लिश है, दिस इज नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश। बट स्टैंडर्ड इंग्लिश में जो कि हम बुक्स में पढ़ते हैं, जो कि हम अपनी एग्जाम में लिखते हैं, जिसमें कि हम यूजुअली फॉर्मल सेटिंग में बात करते हैं, वो इंग्लिश या वो हिंदी बहुत ही अलग होगी, जिसे हम एक्चुअली दोस्तों के साथ बात करते हैं, घर पे बात करते हैं या इनफॉर्मल सेटिंग में बात करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी भी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, यानी उसके सर्टेन रूल्स होते हैं, सर्टेन ग्रामर होता है, कुछ वोकैबुलरी होती है, एंड दोज आर द वर्ड्स व्हिच यू हैव टू यूज इन ऑर्डर टू बी अ पार्ट ऑफ दैट लैंग्वेज कम्युनिटी, दैट स्पीच कम्युनिटी। तो जो हिंदी में बोल रही हूँ वो गलत नहीं होगी। हो सकता है कि मैं मम्मी से कुछ अलग तरीके से बात करती हूँ और वो हिंदी गलत नहीं है, वो समझ भी रहे हैं, बट अगर मुझे स्कूल में जाके निबंध लिखना है तो मैं एक बहुत ही अलग हिंदी में वो निबंध लिखूंगी। उसमें बहुत सारे वैसे शब्द मैं यूज़ नहीं करूँगी जो मैं अपनी मम्मी के साथ बात करते हुए यूज़ करती हूँ। दिस इज व्हाट इज लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन। हम लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। तो लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन की नीड क्या हुई, सबसे पहले ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसके लिए हम शुरू करते हैं 4.2 से। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी नीड क्या है। नीड इसलिए है कि ऑल्दो दीज पीपल दे ऑल से कि नहीं मेरी ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, मेरी ब्रिटिश इंग्लिश है, ये मेरी अमेरिकन इंग्लिश है, बट अल्टीमेटली दे फील प्राउड ऑन द फैक्ट कि यार मैं इंग्लिश स्पीकर हूँ और अगर एक स्टैंडर्डाइज इंग्लिश होती है तो वो सभी के लिए आसान हो जाता है। अब मुझे पता है कि मुझे एग्जाम में नहीं लिखना है, दे ain't no way that I am gonna do this, राइट मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। और एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज होने के और भी फायदे हैं कि जैसे हम जब बात करते हैं वो बहुत ही कोलोकियल वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम बात करते हैं। तो अगर किसी को कोई लैंग्वेज सीखनी है, वो अगर कोलोकियल जो तरीका है उससे लैंग्वेज सीखना शुरू करेगा, वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए। तो वो क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं।
राइट? तो उसके जो रूल्स होते हैं, उसके जो फॉर्म्स होते हैं, वो उसे सीखना शुरू करते हैं, दैट इज़ कंपैरेटिवली मोर स्टैंडर्ड, मोर स्ट्रक्चर्ड, और वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। उनको उन रूल्स को आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपके लिए वो समझना और सीखना आसान हो जाएगा, बजाय कि आप एक्चुअली कोलोकियल लैंग्वेज सीखने जाएँगे, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इमोशंस भी आपको समझने हैं, कॉन्टेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा, जो कि अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, वो करने में आपको दिक्कत होगा उस वक़्त। अब जब आपको पता चल गया कि नीड क्या हुई स्टैंडर्डाइज़ेशन की, तो हम समझते हैं कि स्टैंडर्डाइज़ेशन की प्रोसेस क्या होती है। So let's understand the definition of standardization. The standardization refers to the process by which a language gets codified in some way. हम किसी लैंग्वेज को कोडिफाई कर रहे हैं, तो उसका सबसे पहला स्टेप है वो है सिलेक्शन। तो हम जानते हैं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश की भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि हमने वर्नाकुलर्स में देखा था कि जो ब्लैक इंग्लिश जिस तरीके से वो बात करते हैं, या फिर अभी जो हमने इंग्लिश सुनी है अभी शॉन पॉल की, या इंग्लिश अमेरिकन, कौन सी इंग्लिश जो है जिसे हम अपनी स्टैंडर्ड इंग्लिश बनाना चाहते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? या फिर इंडिया में जो हमारी हज़ारों-हज़ारों लैंग्वेजेज़ हैं, उनमें से हमने हिंदी को क्यों चुना कि ये इसको यार हमारी वन ऑफ द मेजर लैंग्वेजेज़ में तुम डाल दो। तो ये जो प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस, कि ये इंग्लिश जो है, ये रूल जो है, ये सही है और दूसरा वाला रूल जो है, वो सही नहीं है। इसे हम कहते हैं सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन होता कैसे है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल, और मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर ऑफ दीज़ फैक्टर्स, इनको हम कंसिडर करते हैं और उसके बेसिस पे जो है हम एक लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज़ करते हैं। मोस्ट पार्ट क्या होता है कि जिनके पास पावर है, राइट? और जैसे जिनके पास पावर है, जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास ज़्यादा लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे? अपनी लैंग्वेज को स्टैंडर्ड करने की कोशिश करेंगे, राइट? इसीलिए क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है, इट इज़ नॉट एज़ इनोसेंट एज़ यू वुड थिंक दैट इट इज़। ये इनोसेंट नहीं है बिल्कुल भी, इसमें बहुत सारे पावर्स, अथॉरिटी और इन सारी चीज़ों का बहुत यूज़ होता है, और उसके बाद जो है हम एक जो लैंग्वेज है उसको हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि यार ये हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो हो चुकी है। इसके बाद जब हमने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, तो सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड स्टेप जो है इस प्रोसेस का, वो है कोडिफिकेशन। तो लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट कर ली, अब इसको कोडिफाई करना पड़ेगा। कोडिफाई करने के लिए हो सकता है कि हम उसमें बुक्स प्रिंट करें, हम जो है डिक्शनरी प्रिंट करें, हम उसकी ग्रामर को किसी बुक में लिख के सेट कर दें। हम उसे कोडिफाई कर दें कि टू बी एबल टू स्पीक अ लैंग्वेज और टू क्रिएट अ सेंटेंस, अ सिंपल सेंटेंस वुड बी first noun, and then you would have a verb, and then you would have the rest of the sentence, which could be like your predicate and all of those things. सो कोडिफिकेशन जो है ये सिर्फ करेक्ट, प्योर, एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स पे ही फोकस करता है, एंड दिस इज व्हाट योर कोडिफिकेशन इज। तो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है एलैबोरेशन ऑफ फंक्शन। तो हमें उसका फंक्शन समझना पड़ेगा कि मोस्टली अगर आपने ये L2 जो है ये अक्वायर की है, या फिर कोई लैंग्वेज जो उसका कोडिफिकेशन हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको एक्चुअली सब जगह यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस हिंदी में मैं आपसे बात कर रही हूँ, या जिस हिंदी में आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, इट्स नॉट द सेम हिंदी जो आप निबंध लिखने में यूज़ करेंगे। तो यूजुअली जो है उस जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, उसको हम एक्चुअली हर जगह यूज़ नहीं करते हैं, बट वी शुड अंडरस्टैंड कि इस लैंग्वेज को यूज़ कहाँ करना है। एग्ज़ाम में यार पेपर लिखते टाइम पे हमें ये इंग्लिश यूज़ करनी है, दोस्तों से बात करते टाइम हमें ये इंग्लिश यूज़ करनी है, या फिर मैं अगर अपने बॉस से बात करूँ तो मुझे ऐसे बात करनी है, इस हिंदी में बात करनी है, और अगर मैं अपने से किसी छोटे भाई या बहन से बात कर रही हूँ तो मुझे उससे इस तरीके की हिंदी में बात करनी है। Let's read this line from the book. Elaboration of function also requires the creation of new styles of discourse. For example, business English, diplomatic English, poetry वाली English बहुत अलग होती है, classical English बहुत अलग है। So इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ये भी हमारी elaboration of function में ही आती है। एंड फाइनली जो फोर्थ पार्ट है वो है एक्सेप्टेंस का, कि मैंने तो बहुत स्टैंडर्डाइज कर दिया इस इंग्लिश को, लेकिन क्या लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या एक्चुअली स्कूल्स में उसको यूज़ किया जा रहा है? क्या लोग एक्चुअली उसमें बुक्स लिख रहे हैं? क्या फॉर्मल इंग्लिश वैसे यूज़ हो रही है? So then the language has to gain wide acceptance within the community, and they not only have to accept but also cherish it as their language. Language could also be recognized as their national or official language. So लोगों ने उसको accept करना चाहिए, that is one of the most important factors. So ये चार जो मेरी steps है, अगर ये हो गए तो मेरी जो language है वो standardize हो जाएगी। सबसे पहला step क्या है कि हम select करेंगे कि वो language है कौन सी जिसको हम standardize करना चाहते हैं। दूसरा पार्ट होगा उसके कोडिफिकेशन का। तीसरे पार्ट में हम जो है इलैबोरेट करेंगे उसके फंक्शन, और फोर्थ पार्ट में जो है उसका एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए, और इसके साथ जो है हमारी लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज हो जाएगी। अब लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज तो हो गई, उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे। हर बार पॉजिटिव इफेक्ट्स ही नहीं होते हैं, कभी-कभी नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, तो वो हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। तो नेगेटिव एस्पेक्ट डिस्कस करने से पहले कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं। जैसे कि स्कूलों में सब जगह यही लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो जैसे कि जब मैं छोटी थी तो मैंने ऑलमोस्ट 10 स्कूल बदले, ऑलमोस्ट नहीं, मैंने एक्चुअली 10 स्कूल बदले। बट मैं जिन भी स्कूलों में गई, सब जगह जहाँ पे एग्जाम में पेपर में इंग्लिश या हिंदी लिखना था, मैंने स्टैंडर्ड इंग्लिश या स्टैंडर्ड हिंदी ही लिखी है, और उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि अगर मैं 10 स्कूल बदलती, क्योंकि मैंने सिटीज़ बदली, अगर हर जगह की अपनी-अपनी हिंदी, अपनी-अपनी इंग्लिश चल रही होती, तो मैं तो भैया हर एग्ज़ाम में जाके फ़ेल हो जाती, हर नए स्कूल में। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी एक स्टैंडर्ड हिंदी और स्टैंडर्ड इंग्लिश थी, जिसकी वजह से मैं पास हो पा रही थी हर एग्ज़ाम में। तो स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, एकेडमिक्स में, जॉब्स पे, इन सब जगहों पे जो आपकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो यूज़ हो जाती है। वहीं पे
एक कम्युनिटी और नेशनल स्टेट जो है वो फॉर्मलाइज हो जाता है, कम्युनिकेशन जो है डाइवर्स ग्रुप और कम्युनिटीज़ के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ जाता है। इट हेल्प्स पीपल फॉरगेट देयर डायलेक्टिक डिफरेंसेस एंड एसोसिएशन विद वन अनदर। और फिर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी जो है इसी लैंग्वेज का यूज़ होता है, जिसकी वजह से लोगों के लिए एक रीच जो है वो बहुत बढ़ जाती है। ये मेरे कुछ पॉजिटिव्स हुए। अब अगर मैं नेगेटिव्स पे आऊँ, तो एक उन्होंने बहुत ही हाइलाइट करके जो है बोल्ड में इन्होंने लिखा हुआ है कि द स्टैंडर्डाइजेशन एक्ट्स एज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द डोमिनेशन ऑफ द एलीट ओवर द मासेस। बहुत ही ईजी सी बात है कि जिसने ये लैंग्वेज सिलेक्ट की है कि यार इसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे, वो लोग बहुत ही पावरफुल रहे होंगे, राइट? उन्होंने एक पूरी पूरी लैंग्वेज सिलेक्ट की। इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेजेस थी, उसमें से उन्होंने हिंदी सिलेक्ट की, सो दे ऑफ कोर्स हैड अ लॉट ऑफ पावर, और उन्होंने हिंदी को सिलेक्ट किया। सो नाउ दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ डोमिनेटिंग पीपल। अब तो हिंदी नहीं आती है, जिनको स्टैंडर्ड हिंदी नहीं आती है, वो लोग कैसा फील करते हैं कि मैं तो पिछड़ा हुआ हूँ, या फिर दे माइट स्टार्ट डिस्पाइसिंग देयर ओन लैंग्वेज। जो उनकी L1 है वो उसको डिस्पाइस करने लगेंगे। या फिर सिमिलरली इंग्लिश के केस में हम बोल सकते हैं कि हम सब इंग्लिश सीखते हैं, नहीं, तो हिंदी नहीं। तो जैसे कि हमारी जो बहुत एंशिएंट लैंग्वेजेज़ है, जैसे कि संताली, मैथिली, इस टाइप की जो लैंग्वेजेज़ उस ट्राइब्स को बिलॉन्ग करती हैं, ऐसी लैंग्वेजेज़ के जो स्पीकर्स हैं, दे माइट स्टार्ट टू फील कि यार मेरी लैंग्वेज उतनी सही नहीं है। सो दे माइट डिस्पाइस देयर ओन लैंग्वेज, देयर ओन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। ये भी हो सकता है कि उस जगह के लोग सोचे कि यार मेरी हिंदी उतनी सही नहीं है, सो दे माइट स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल एंड दे माइट डिस्पाइस इट, देयर फॉर्म, देयर वर्जन ऑफ द लैंग्वेज। जो कि आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पावर देता है कि यार अब ये सब लोग जो हैं ये लोअर स्ट्रैटा के हैं, मेरे पास बहुत पावर है क्योंकि मैं स्टैंडर्ड हिंदी बोलती हूँ या स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलती हूँ, एंड दिस इज़ व्हाई आई शुड बी एबल टू डोमिनेट दीज़ पीपल। जो लोग हैं वो नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेजेज़ को जो है, जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, वो उसको भी हेट करते हैं और कभी-कभी वो अपनी स्पीच कम्युनिटी को भी हेट करने लगते हैं। सो दीज़ आर द कॉन्सिक्वेंसेज़। अब लास्ट टॉपिक जो है वो है, हम इस पे एक क्रिटिक करेंगे स्टैंडर्डाइज़ेशन पे, तो हम उसके कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जो नॉर्मल एस्पेक्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे। दिस इज इन 4.5 अ क्रिटिक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। So most societies, the access to standard language and the knowledge and technologies associated with it have been largely preserved by the selected few. These are the elites and the cohorts. इनके ही पास सारी पावर्स और इनके ही पास सारी स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस को एक्सेस करने की अथॉरिटी है एंड पावर्स है, ऑफ कोर्स। बट जो वास्ट मेजॉरिटी है उनके पास एक्चुअली ये सब एक्सेस करने की पावर कभी रही नहीं है, तो वो हमेशा पीछे ही रहेंगे। वो कभी स्टैंडर्ड लैंग्वेज तो सीख ही नहीं पाते हैं, बट उल्टा क्या हो जाता है कि उन्हें अपनी जो लैंग्वेज आती है उस पे भी उनका हो जाता है कि यार ये तो गलत है। लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज करने के जो कुछ फ़ायदे हैं, जो नुकसान है वो हम देख चुके हैं, और इसके ऊपर एक क्रिटिक उन्होंने किया है वो भी हम देख चुके हैं। फाइनली उन्होंने इसको कंक्लूड किया है ये कहते हुए कि हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाते हैं इसलिए हैं कि वो एम्बिग्यूटी और वेगनेस जो है वो हट जाए और हमारे पास एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स रहे, प्रॉपर एक लैंग्वेज रहे जिसको हम यूज़ कर सकें। और उसके अलावा पर्सनली तो मैं और आप, या आप और आपके दोस्त किसी भी लैंग्वेज में बात कर ही सकते हैं, या किसी भी डायलेक्ट या किसी भी वर्जन ऑफ दैट लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। आपको अपने दोस्तों से बहुत स्टैंडर्डाइज़ लैंग्वेज में बात करने की ज़रूरत नहीं है। सो कम्युनिकेशन तो आप किसी में भी कर सकते हो, बट एक लैंग्वेज का एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म होने की वजह से बहुत से लोगों को काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं, एंड दिस इज़ व्हाई वी स्टैंडर्डाइज लैंग्वेजेस। So this is where we complete this whole block, and I will see you when we start the next block, which is block 7, which I know is also going to be very interesting because अभी से सब कुछ काफ़ी interesting होने वाला है। So I hope you enjoyed this video, and also do let me know if you prefer this form of a video or you prefer कि मैं computer screen से पढ़ा दूँ या फिर मैं book से पढ़ा रही थी वैसे पढ़ा दूँ. So I can take into consideration your feedback and I can try to make videos like that. So okay, I'll see you in the next one. Bye bye.